हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ नीलम दांगी। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, 2020 में 6 नवंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था, हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। और हाँ दोस्तों, कल से आपके यहाँ पर एक एक चैप्टर की मैराथन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी तैयार रहिए मैराथन क्लास के लिए। क्योंकि जब आपका जो पेपर होगा उसका हमें 25 में से 25 मार्क्स लाने हैं, यही टारगेट आपको लेकर चलना है। ओके, तो आप सभी तैयार रहिएगा और आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं आप अपने नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, जो पेपर निरस्त हुआ है, सेकंड बार जब वो एग्जाम होगा तो आप उसमें 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम इतनी टॉप तैयारी यहाँ से कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से, जिसको मैथ नहीं आता है और जिसको डर है कि हमारा पेपर कैसा होगा और ज़्यादा हार्ड आ सकता है आपका पेपर, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। डेली आपको एक एक क्लास को ज्वाइन करना है और अपनी टॉप तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और आने वाले एग्जाम में आप कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं, वह भी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा होगा। ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में दिया था कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था समकोण त्रिभुज, अधिक कोण दिया गया था और विषम बाहु त्रिभुज दिया गया था, विषम बाहु। और इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो उसके ये सामने वाली भुजा होती है यानी कर्ण होती है, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। अगर हम देखें सबसे बड़ी भुजा 8 का स्क्वायर इन दोनों के योगफल के स्क्वायर के बराबर हो सकता है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 + 25 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये समकोण त्रिभुज तो आपका नहीं हो सकता। अधिक कोण में होता है कि जो 90 डिग्री से बड़ा कोण हो वो अधिक कोण हो जाएगा। और ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ओके, आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आया था। सेकंड क्वेश्चन आया था कि प्राकृतिक संख्या बतानी है, 2, √2, 3.5 और 0। ठीक है, तो इनमें प्राकृतिक संख्या बतानी थी आप लोगों को कि इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होगी। इनमें तो इनमें सब प्राकृतिक संख्या होगी वो 2 होगी। 1 से लेके और अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी क्या होती है, वे सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि परिमेय संख्या बतानी, नहीं परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर बोला गया था कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। सेकंड ऑप्शन था पाई, थर्ड ऑप्शन था 0.69 और फोर्थ ऑप्शन था 5/√16। तो देखिए इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है बोला गया था इसमें, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाई परिमेय संख्या नहीं है। अब आप बोलोगे कि जो 22/7 है ये भी तो पाई का मान होता है, तो फिर ये इसका आंसर क्यों नहीं है। ये ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर गलत ही किया है इस क्वेश्चन का। तो देखिए जो 22/7 होता है यह पाई का एक एप्रोक्स मान होता है। ठीक है, एक एवरेज, एक लगभग मान होता है यह पाई का 22/7। ठीक, ओके। और देखिए ये क्यों नहीं होता, पाई जो होता है, पाई का मान जो होता है 3.14159 मतलब ऐसा होता है, पाई का मान होता है ऐसा होता है। जो आप परिमेय संख्या होगी, मान लेते हैं परिमेय संख्या ये वाली एक परिमेय संख्या है। क्यों, अगर कोई भी संख्या या तो बार बार आ रही है या कोई मतलब फिक्स उसकी वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम 5/4 हो जाएगा, 4 से इसको भाग दे तो क्या आ जाएगा,
देखते हैं यहाँ पर भाग दे करके देखते हैं। 4 एकम 4, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 उतार ली, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आ गया और 4 पंजे यहाँ पर 0 कर ली, 4 पंजे 20। तो देखिए इसकी भी यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू आ रही है, यानी अगर यहाँ पर कोई भी हम और उदाहरण से समझते हैं एक बार इसको, कि जैसे 1.12121212 अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हम बार लगा देते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या मानी जाती है। यह भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसकी एक निश्चित वैल्यू यहाँ पर दी गई है, और ये भी एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि ये पाई का एवरेज मान होता है, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन में देखिए इसका मान यहाँ पर 1.25 एक मतलब एक्स ऑफ मान है, और जो पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इसमें 1 4 5 1 5 9 2 3, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अनंत होगी, इसमें कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है कि जैसे यहाँ पर 2 के बाद हो गई, यहाँ पर 2 के 12 के बाद हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसकी दशमलव के बाद भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगी, या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है, ये परिमेय संख्या क्यों है, ये परिमेय संख्या क्यों है, और पाई परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अगर पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं हो रही है तो वह परिमेय संख्या है, इसमें पुनरावृत्ति मतलब यहाँ पर एक फिक्स मान है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो पाई है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, सर्वसमीका बतानी थी कि इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, 2x + 3 = 5 और 2x + 1 = 2x + 2, और जो 3 ऑप्शन था बराबर 2x + 6, और जो 4th ऑप्शन था x + 4 बराबर। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, और इसमें आपको क्या बताना था, इसमें आपको बताना था कि सर्वसमीका इनमें से कौन सी है। देखिए जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के आपको सभी क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन क्लास में और जो आपकी रेगुलर क्लास ली गई थी उन्हीं में से ही सारा आपका सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अगर आपने भी वीडियो देखी होगी, मैराथन क्लास ली होगी, तो आपने एक एक क्वेश्चन अपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सर्वसमीका के बारे में भी बताया था कि सर्वसमीका क्या होता है कि x की जो वैल्यू होती है, x के सभी मानों के लिए जो 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, x की हम कुछ भी वैल्यू रख ले, अगर x की कुछ भी वैल्यू रख ले तो दोनों पक्ष इसमें समीकरण में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम x का मान अगर 1 रखे, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, x का मान अगर हम 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 5 हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखे, ठीक है, x के सभी मानों के लिए यहाँ पर वो लगाया है, अगर हमें यहाँ पर x × 2 + 3 रखे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 + 3 5 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, 5 के बराबर नहीं आएगा, तो यह सर्वसमीका नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पोस्ट, ये यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, तो 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर भी मान रख करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2, ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी 4 इधर भी 4, दोनों इक्वेशन बराबर आ गई। तो अब देखते हैं x की वैल्यू 2 रख करके, यहाँ पर x की वैल्यू थोड़ा इस साइड कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, अगर यहाँ x की वैल्यू 2 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब इसमें रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पर 2 × 2 + 2 यानी 2 दूनी 4 + 6। देखिए x के सब दोनों मानों के लिए x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो भी दोनों इक्वेशन बराबर आई, अगर x की वैल्यू 2 रखी तो भी इक्वेशन दोनों बराबर आई,
यहाँ पर 6 आ गई। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 4 कुछ भी रखेंगे तो दोनों साइड जो होगी हमारी बराबर आ जाएगी। अगर दोनों साइड बराबर आ जाती है तो वह क्या है, वह सर्वसमीका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें रख के देख ले, 4 की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर रखे तो 2 गुना 1 प्लस 6 हो जाएगा। इक्वेशन बराबर नहीं होगी तो यह सर्वसमीका नहीं है। इसमें देखते हैं यहाँ पर 1 प्लस 4 कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 3 गुना 1 कर लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अभी सर्वसमीका नहीं है। यहाँ से ऐसे ही टाइप के जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और क्लियर करते हुए चलना है बिल्कुल। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81, तो x का मान बताना है। ठीक है, अगर आपने मेरी मैराथन क्लास देखी होगी, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई, और जो मतलब और भी क्लास आपको दी गई थी, वे भी क्लास ली होगी, तो आपको अपने आप ही समझ आ गया होगा कि वहां से आपको कितना ज्यादा क्वेश्चन मिला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कराए थे ये वाले, और जो मैंने पहले पढ़ाए हैं वे वाले क्वेश्चन भी मैंने क्लियर कराए थे। आपको सारे क्वेश्चन वहां से मिल गए होंगे। ठीक है, उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, इसको इसके आधार पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 की घात कितनी हो सकती है, 3 की घात 81 को 3 की घात 4 लिख लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27 3 81। तो इसको क्या लिख लेंगे, 3 की पावर के रूप में लिख लेंगे। 3 की पावर 4 लिख लिया इसको। तो ये दोनों आधार बराबर है तो इनको हम बराबर लिख लेंगे। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 4, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 में से घटा कर क्या आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। ऑप्शन में था 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करने थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसको सोल्व करना था। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको गुणनखंड वाले भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कराए थे कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं, और अभी आपके जो पेपर होंगे उसमें भी आपको 100% की ही तैयारी लेकर चलनी है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम एक चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, 0 से लेकर टॉप तक। ठीक है, एक क्लास की हम मैराथन क्लास लेंगे। ओके, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको क्या करना है कि जो ये वाला होता है इसके ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जिसको जोड़ के या घटा के तो 7x आ जाए, और गुना करके उसके 6x आ जाए। तो देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 6x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। अगर हम 6 की यानी माइनस 6 और माइनस 1, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 7 आ गया माइनस 7। अगर इन दोनों की गुना करें तो प्लस 6 आ गया। माइनस 6 और माइनस 1 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 1, और यहाँ पर x है तो x रख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 6। ठीक है, ये आ गया 0। तो यहाँ पर x माइनस 1 आ गया और x माइनस 6 आ गया। एक बार x के बराबर हम रख लेंगे, x माइनस 1 के बराबर 0 रख लेंगे, और एक बार x माइनस 6 के बराबर 0 रख लेंगे। तो ये x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, एक वैल्यू आ गई x की 1, और एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो ये वैल्यू आ गई x की, यहाँ पर 2 वैल्यू हमें फाइंड हो गई, x बराबर 1 और x बराबर 6। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। तो क्या है, पुस्तकों का
एक पुस्तक का मूल्य बताना था। तो देखिए आपने अगर पढ़ा होगा वाकई तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो का तो बनाया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको वहां से मिला होगा। ठीक है, संख्या भी यही थी, क्वेश्चन भी यही था, सब कुछ यही था। तो 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 1 कम है। हमने मान लिया जो पुस्तक का मूल्य है, पुस्तक का मूल्य क्या माना हमने, पुस्तक का मूल्य हम x मान लेते हैं। तो इसने कहा कि जो 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 7 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो जो 5 पुस्तक का मूल्य है ये वाला मूल्य कम है, यदि हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो 14 कम आ जाता है, यानी 7x माइनस 5x बराबर क्या आ गया, 14। ठीक है, और 2x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 2x बराबर 14 आ गया, x बराबर 7 आ गया। यानी जो एक पुस्तक का मूल्य था वह 7 रुपए था। ठीक है, अच्छा कि हमारे ये आंसर सही आया या गलत, इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर इसने कहा था कि 5 पुस्तक का मूल्य क्या है, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पंजे 35। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 7 पुस्तक का मूल्य आ गया 7 सत्ते 49। तो देखिए अगर हम 49 में से 35 घटा देते हैं तो कितना जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और 1 14 आ गया। ये इसने कहा था कि 7 पुस्तकों का, ये 5 पुस्तकों का मूल्य कम है, 7 पुस्तकों से 14 कम है, तो 14 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। हम इस प्रकार अपने क्वेश्चन को भी जांच कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, a प्लस 1 बटा a बराबर 3। तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a की पावर 3 का मान हमें यहाँ पर बताना था। सॉरी, यहाँ पर ये 2 है तो इसका मान हमें बताना था। अब आपको खुद ही फील हो रहा होगा कि आपको जितना भी पढ़ाया गया था उन सभी में से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिले हैं और कितनी ज्यादा आपको उससे हेल्प मिली है मैथन क्लास से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। ठीक है, इसके होल स्क्वायर का यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाकर खोल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगी। इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 3, a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर, ये देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9। ठीक है, और ये क्या होगा, इस 2 को हम इस साइड ले आए, यानी यहाँ पर 9 माइनस 2 कर लिया। तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 के आ गया। इसी का ही हमें मान बताना था और इसकी क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में। आपने किस टाइप से आपने सभी क्वेश्चन सोल्व किए थे और आपने कहाँ गलती की और कहाँ आपने लापरवाही समझी, तो आप सभी आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए एक बगीचे में कुल पौधे थे 225। ठीक है, जो कुल पौधों की संख्या थी वो क्या थी, 225। और उसमें इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे थे जितने की कुल पंक्तियां थी, यानी एक पंक्ति में इतने पौधे लगे थे जितने की कुल पंक्तियां थी। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पौधे थे उतनी ही उसमें क्या थी, उतने ही उसमें पंक्ति थी। तो ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार करना है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो पंक्ति में पौधे हो जाएंगे, इसमें क्या करना है हमें, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे होंगे, तो पंक्तियों में पौधों की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, पंक्ति में पौधों की संख्या, पंक्ति में पौधों की संख्या बतानी है। तो क्या हो जाएगी, x गुना x हो जाएगी। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल के रूप में आ जाएगा ये। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 225 और x बराबर रूट 225 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। यानी जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे लगे हैं 45, तो एक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे होंगे 45। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार अपने एग्जाम में करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सभी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या था कि एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, 1 एक पुस्तक का मूल्य इतना है और इस प्रकार की
2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक पुस्तक का मूल्य तो इतना है और इसी प्रकार की इतने पुस्तक का मूल्य बताना है। तो इनमें क्या करना था, इनमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में बताया था जो ये वाला पद होता है इसकी इसमें गुना करेंगे, फिर इसके सेकंड पद में गुना करेंगे, फिर इसके थर्ड में करेंगे, फिर इस वाले पद की गुना करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर इसके लास्ट वाले में करेंगे। तो आपको ऐसे गुना करने की विधि बताई गई थी। तो 2 की गुना करेंगे 5x² यानी 5 2 पंजे 10, x की x² में करेंगे x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4x² आ जाएगा, फिर 2 की गुना 1 में करेंगे ये 2x आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे, प्लस के 5 की गुना 5x² में करेंगे 25x² आ जाएगा, 5 की गुना इसमें करेंगे 5 दूनी 10x आ जाएगा, 5 एकम 5। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, देखिए 4x² और यहाँ पर क्या है 25x², तो ये क्या हो जाएगा 29x² ये हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x ये रहा, 10x ये रहा, तो 12x हो जाएगा प्लस 5। तो ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन ये करना था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि -1/2 तथा 5/4 के मध्यस्थ 2 के मध्य समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इसमें इनके जो हर हो गए, हर वाले पद को हम पहले एक साथ कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे 2/2 से गुना कर देंगे और इसमें ये ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/-2/4। ठीक है, तो दोनों का हमने हर समान कर लिया इसमें। तो देखिए कोई भी एक लाइन होगी, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो -2/4 और 5/4 यानी -1 -2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इनके बटे 4 है। ठीक है, सभी का हर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी का हर समान आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें यही करना था। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अभी इसको हमने कर लिया, इसको इस संख्या रेखा पर हमने कर लिया, तो इन दोनों के मध्य हमें बतानी थी। इतनी संख्या हम इधर से छोड़ देंगे, इतनी संख्या हम इधर से छोड़ देंगे, तो जो इनके मध्य संख्या आ जाएगी, इनके बीच वाली मध्य मतलब बीच वाली संख्या 1/4 2/4 और 3/4। ठीक है, तो जो बिल्कुल मध्य वाली संख्या आ जाएगी 2/4 और ये 1/4 और 3/4। ठीक है, इसके बिल्कुल ये इसके मध्य समदूरस्थ संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आया था, पहला क्वेश्चन था 12x⁴ y - xy⁴, इसके फैक्टर करने थे। ठीक है, इसके फैक्टर करने थे, इसके फैक्टर मैंने आपको कराए थे, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें xy कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर xy कॉमन हो गया तो x⁴ y⁴ का यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा करना था कि ये वाला क्वेश्चन इसमें xy कॉमन लेके और फिर इसका हमें क्या करना था, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर इसमें लगा देंगे। x⁴ -3xy और इंटू x - 3, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे और क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए जरूरी है कि आप जो भी वीडियो देखो, जो भी आप क्लास लो, उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाए। अगर आपको अब भी तैयारी करनी है तो हम मैराथन क्लास लाएंगे एक एक चैप्टर की, और बाकी आप अगर आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो आपको वैसे तो मैराथन क्लास से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने जो फैक्टर वगैरह है गुणनखंड करने, इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आप देखिए जो 13वां क्वेश्चन था, ये था एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर है। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान की जो भुजा है
सॉरी वर्गाकार मैदान की जो भुजा है वो 28 मीटर है। यदि इस मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर रास्ता, यानी एक कोई वर्गाकार मैदान है, ठीक है, क्वेश्चन को समझिए आप। कोई वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा 28 मीटर है, तो ये 28 हो जाएगी, ये भी 28 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। इसके अंदर 2 मीटर रास्ता चौड़ा बनाया गया है, अंदर की साइड बनाया है 2 मीटर चौड़ा रास्ता। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर यहाँ पर हो जाएगी, 2 यहाँ पर हो जाएगी और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता इसके अंदर चारों ओर इसके बनाया गया है, ठीक है। तो पैदल चलने के लिए छोड़ा गया। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताना था, यानी इस वाले मैदान का क्षेत्रफल बताना था। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो बाहरी वर्गाकार मैदान है इसका क्या है, 28 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है और 2 क्या है, ये 2 मीटर रास्ता छोड़ा गया है, यानी जो 28 में से हम क्या घटा देंगे, 28 में से घटा देंगे, 2 यहाँ पर घट गया, 2 यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 2 इधर कम हो गया और 2 ये इधर कम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी इसकी जो एक लंबाई है, लंबाई 28 माइनस 4 हो जाएगी, यानी 24 हो जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 28 माइनस 4, यानी 28 माइनस 4 क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। यानी जो वर्गाकार मैदान था इसकी लंबाई में से ये वाला और ये वाला भाग निकाल लिया हमने, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो ये 4 लंबाई होगी इसकी और ये 4 इसकी चौड़ाई हो जाएगी, 2 इधर से 2 इधर से, तो घटा लिया। तो जो मैदान बन गया ये 24, या वाली लंबाई 24 हो जाएगी और ये 24 हो जाएगी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी, यानी वो वर्ग बन जाएगा। और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी 24 गुना 24, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर वाले मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप, ठीक है। जो समरूप त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप था वो था 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो हमें इसके क्षेत्रफल का, हमें इसका अनुपात बताना था। तो आपको पता होगा कि जो 2 त्रिभुजों का अनुपात होता है वो इनकी जो यहाँ पर आपको एक परिमेय, यानी एक परिमेय याद रखनी है कि जो 2 त्रिभुजों, जो समरूप त्रिभुज हो गए, 2 समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप होगा, परिमाप, ठीक है, वो इनकी भुजाओं के परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। तो जो इसकी भुजा होगी यानी लंबाई होगी 2, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात बराबर होता है उस दोनों त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात के बराबर, भुजाओं के अनुपात के बराबर, ठीक है। तो आपको समझ आया क्या था इसमें कि जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके परिमाप जो बराबर होता है वो उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो परिमाप क्या था 4 40/50, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, भुजाएं क्या हो जाएगी, इसकी भुजाएं हो जाएगी, इससे इसको भाग देंगे तो भुजाएं क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी इसकी भुजाएं, ठीक है। क्योंकि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात होता है तो वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और आपको पता होगा कि अगर अनुपात क्षेत्रफल की करें तो क्षेत्रफल में क्या होता है, जो क्षेत्रफल में हम जो भुजाओं का अनुपात होता है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 4 × 16/25। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार करना था। आपको ये परिमेय याद रखनी है। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है और जो भुजाओं का अनुपात होता है उसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर वहां पर हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर करा, 16 आ गया, 16/25, ये आपका इसमें आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था 781 और 441 का में से ज्ञात करना था, ठीक है, में से भाग विधि से।
सो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले जो पहली संख्या होगी इससे इसको भाग दे देंगे। 671 से भाग दिया 781 को, तो ये क्या आ गया, ठीक है। अब जो ये वाली संख्या आई इससे इसको भाग देंगे, 671 को भाग से भाग दे देंगे इसको। ये प्रोसेस हमें इसमें करना है। ये यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये जब तक करना है तो देखिए भाग कैसे करते हैं, भाग विधि से। जो पहली संख्या होगी इससे दूसरी संख्या को हम भाग दे देंगे। तो 671 से 781 को हमने भाग दिया। ये प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक शेषफल इसका 0 नहीं आ जाता। 110 आ गया, फिर 110 से इसे पहली वाली संख्या को भाग देंगे, यहाँ पर इसे भाग देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आ गया, जो शेषफल आया शेषफल पे फोकस करना है। शेषफल 11 आ गया। फिर इस शेषफल जो आया इससे जो पहला भाजक था इसको भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया। अब जो 11 आया है 11 से 144 को भाग देंगे, यहाँ पर हम 11 से 144 को भाग देंगे। ये यहाँ पर इसमें पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो इसका मैसा हो जाएगा, इसका मैसा क्या हो जाएगा, इसका मैसा 11 हो जाएगा। 11 से इसको भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 0 आ जाएगा। और इसका मैसा क्या हो जाएगा, इसका मैसा यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो इसका जो मैसा आएगा, मैसा आ जाएगा इसका 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16वां क्वेश्चन कि यहाँ पर हमें माध्यिका बतानी थी। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9 और 10 इसकी माध्यिका बतानी थी। तो देखिए इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इनको एक आरोही क्रम में लिख लेंगे। 4, 5, तो 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 और 16। फिर इन सभी को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर विषम है, 9 है यानी विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 वापद, ठीक है, वापद। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1/2 यानी 10/2 बराबर 5 वापद, ठीक है। पांचवा पद यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी 10। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार करना था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, ठीक है। यानी जो आयत की लंबाई होगी, हमने मान ली जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x + 5। मान लिया किसी इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 2 है, ठीक है, और लंबाई बोला कि 5 अधिक है। 5 अधिक यानी अगर चौड़ाई 2 होगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, यानी इसमें 5 जोड़ देंगे। वही हमने क्या है, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 2 + 5 किया तो x प्लस यहाँ पर 5 हम कर देंगे। ये इस प्रकार क्या है। फिर क्या है, यदि उसका परिमाप कितना हो, 26, ठीक है, 26 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, हमें लंबाई बतानी है कि लंबाई कितनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना, परिमाप का सूत्र होता है 2 कोट लंबाई प्लस चौड़ाई वाला हो जाएगा। यहाँ पर इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x + 5 हो जाएगा। और ये 26 बराबर 2, यहाँ पर 2x + 5 हो जाएगा। यहाँ पर 26 बराबर इन दोनों इसकी गुना कर देंगे, 4x + 10 और 4x बराबर 16 और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। जो चौड़ाई आ गई ये तो आ गई 4 और जो लंबाई आ गई 4 + 5 ये आ गई 9। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कैसे आया, यहाँ पर ये हमने क्या किया, 4x है, इसको इधर ले गए, 26 में से 10 घटा दिए, 16 आ गया। और फिर 4 से 16 को भाग दे करके क्या आ गया, 4 से 16 को भाग दे करके आ गया 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आंकड़ों को 5 का वर्ग अंतराल बनाकर बारंबारता सारणी बनानी है। बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। तो बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नंबर दिए गए थे 2, 4, 8, 11, 14, 16, 20, 28, 25, 40
30 और 48। देखिए बारंबारता सारणी आपको बताया था कि 5 के वर्ग अंतराल पर बनानी है। यहाँ पर 5 का वर्ग अंतराल, ठीक है। तो 5 के वर्ग अंतराल से यानी हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वर्ग अंतराल लिखेंगे एक साइड में, तो यहाँ पर हम बारंबारता बनाएंगे और यहाँ पर हम टैली चिन्ह बनाएंगे। तो जो वर्ग अंतराल होगा ये हो जाएगा 1 से 5 तक। देखिए इसमें क्या काम करना है हमें कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उसमें ध्यान देना है। सबसे छोटा नंबर 2 है तो इसके आसपास क्या हो जाएगा 1 ले लेंगे हम, 1 से 5 तक ले लेंगे। कहाँ तक बनानी है? सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 48, तो 48 से आगे क्या आता है? 48 से आगे 49 50, तो 50 तक हमें बनानी है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल बनाएंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ठीक है। 30 से यहाँ पर 35 बनाएंगे, 35 से क्या करेंगे 40, और 40 से क्या करेंगे 45, 45 से क्या करेंगे 45 से यहाँ पर क्या करेंगे 50 करेंगे, ठीक है। अब बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता कैसे लिखते हैं? बारंबारता क्या करेंगे कि 1 और 5 के बीच में कितनी संख्या आ रही है उसकी हम यहाँ पर गिनती करेंगे। 1 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जैसे 1 को भी अगर 1 होगी तो 1 को भी हम लेंगे तो यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। 2 और 4 ये है, तो यहाँ पर इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है 8, ठीक है। बस यही एक ही संख्या है यहाँ पर। फिर 10 और 15 के बीच में क्या है? 10 और 15 के बीच में है 11 और 14, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 20 के बीच में क्या है? 15 और 20 के बीच में एक ही बारंबारता है यानी 16 है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हमने ये ले लिया है, ये कर दिया यहाँ पर, ये कर दिया, ये कर दिया। अब क्या करेंगे 20 और 25 के बीच में 20 हो गया और क्या हो गया 20 हो गया। हम 25 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 25 से हमें छोटा नंबर लेना है। तो 20 और 25 के बीच में क्या संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखिए 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में यानी जब इसको हम काउंट करेंगे 25 और 28, 25 से और 30 के बीच में करेंगे 2, तो ये 2 हो गई। 30 और 35 के बीच में क्या है 30 है यहाँ पर, बस क्या है 30, तो एक ही संख्या है तो 30 हो गई, ठीक है। 35 और 40 के बीच में क्या है? कोई भी संख्या नहीं है, हम 40 को नहीं लेंगे। 35 और 40 के बीच में हम 40 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम खाली छोड़ देंगे। 40 और 45 के बीच में क्या है 40 को यहाँ पर हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1। 45 और 50 के बीच में क्या है यहाँ पर संख्या 1 है, ठीक है। टैली चिन्ह के द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे। टैली चिन्ह में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे ही कर देंगे हम इसको 2 हो जाएगा। टैली चिन्ह के बारे में आपको बताया था पहले भी, ठीक है। तो ये टैली चिन्ह जितने यहाँ पर नंबर हो गए इतने हम यहाँ पर क्या करेंगे काउंटिंग इसकी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इनका योग करके देखते हैं, ये कुल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 थे। अब इनको देखिए 2 और 1 3, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 10 11 और 12। जब बारंबारता आया, बारंबारता की काउंटिंग वही आएगी जितने भी ये नंबर होंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर काउंट करा इसको 12 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन सही है। दोबारा से देखते हैं, 2 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9 10 11 और 12। अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए ये भी 12 हो गए और बारंबारता का हमारा पूरा योग होगा, ये भी 12 हो गया। तो आपको उम्मीद करती है समझ में आया होगा और आपने अपना पेपर अच्छे से भी ये सोल्व किया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी तैयार रहिए, नेक्स्ट डे आपको एक एक चैप्टर की मैराथन क्लास मिलेगी। अगर आपको भी मैराथन क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।